नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश। तो ये जो राजवंश है ये कत्यूर घाटी में से ये उदय हुआ था, कत्यूर घाटी बागेश्वर, इसीलिए इसको कत्यूरी राजवंश कहा गया। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक है, हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड पुलिस भर्ती जो इस समय चल रही है, या इसके अलावा दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पटवारी, या उत्तराखंड नायब तहसीलदार की मुख्य परीक्षा हैं, या अन्य जो हमारी सभी उत्तराखंड राज्य आधारित परीक्षाएं जिसमें उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम अपना कत्यूरी राजवंश। तो कत्यूरी क्यों कहा गया? क्योंकि कत्यूर घाटी ये बैजनाथ में है, बागेश्वर में। तो ध्यान रखना है, बागनाथ ये जो मतलब पूरा क्षेत्र है ये बागेश्वर का क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात यहाँ पर ये जो उत्तराखंड है, यहाँ पर 3 राज्य थे। एक है ब्रह्मपुर, दूसरा है शत्रुघ्न और तीसरा राज्य है गोविशाण। तो गोविशाण काशीपुर है, इसके विषय में हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न और ब्रह्मपुर राज्यों के विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। तो 675 ईस्वी आते आते इस ब्रह्मपुर राज्य का भी क्या हो गया, ये पूरी तरह से ये भी अस्तित्व समाप्त हो गया और एक नया राजवंश यहाँ पर उदय हुआ। तो कत्यूरी राजवंश के लिए देखते हैं कि 675 में जब ब्रह्मपुर राज्य समाप्त हो रहा है, एक नया राजवंश आ रहा है जिसको कत्यूरी राजवंश कहा गया। टाइम पीरियड पूछा जाएगा 700 ईस्वी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी कि इस कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे, उनका नाम लगाना है आपको बसंत देव। इसके अलावा इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर बैजनाथ। इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। 300 वर्षों तक मतलब मुख्य उसमें, और उसके बाद भी इन्होंने 400-500 साल और शासन किया है, जिसमें ये छोटी छोटी शाखाओं के रूप में विभक्त थे। इनके उत्तराखंड में कुल 9 अभिलेख मिले हैं। इन 9 अभिलेखों से कत्यूरियों के कुल 7 राजवंशों की जानकारी मिलती है और कुल 14 राजाओं का उल्लेख यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। कत्यूरियों की अगर हम जानकारी के स्रोत कहें तो इनके बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। जैसे हमने कहा 9 अभिलेख हैं, बहुत सारे स्मारक, धार्मिक नृत्य, लोक गाथाएँ, जागर आदि में कत्यूरी राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त राजवंश माना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कत्यूरी आखिर थे कौन, या जैसे हमने पहले कहा कि इनके अभिलेख मिल रहे हैं, तो अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बागेश्वर है, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर से अभिलेख प्राप्त हो रहा है। और अगर पूछा जाएगा कि ये अभिलेख किसका है, तो ये अभिलेख राजा भूदेव का है। इसके अलावा इस अभिलेख की अगर लिपि पूछी जाएगी तो लिपि है कुटिला लिपि। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, बागनाथ मंदिर बागेश्वर से राजा भूदेव का अभिलेख जिसकी कुटिला लिपि है। या ऐसे ही राजा त्रिभुवन राज का भी एक शिलालेख मिला है, तो ये शिलालेख भी बागेश्वर से प्राप्त हो रहा है। और इस शिलालेख में क्या कहा गया है कि इस राजवंश का पहला राजा बसंत देव है। इसके बाद यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाएगा तो ये स्थान है पांडुकेश्वर। तो पांडुकेश्वर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पांडु जो कि पांडवों के पिता हैं, उनके नाम पर इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर है और पांडवों का जो जन्म वगैरह है वो इसी स्थान पर माना जाता है। तो पांडुकेश्वर से 4 ताम्रपत्र हमें मिल रहे हैं। इनमें राजा हैं सुभिक्षराज देव, देशट देव और ललित सूरदेव। और इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अन्य कई स्थानों से क्या मिल रहे हैं, हमें जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं राजा ललित सूरदेव, तो लाला जो ये राजा ललित सूरदेव हैं, इनके अभिलेख जो मिल रहा है उसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं? 28 पंक्तियां। यानी एक अभिलेख मिला है जिसमें 28 पंक्तियों में लेख लिखा हुआ है। इसमें एक पसरा हुआ बैल बना हुआ है और ललित सूरदेव के द्वारा अपने शासन के 22वें वर्ष में इस अभिलेख को जारी किया गया था। लिपि पूछी जाएगी तो लिपि है यहाँ पर सिद्ध मात्र का लिपि, क्योंकि उत्तराखंड में लिपि पूछी गई है। यहीं पर त्रिशूल अभिलेख था, तो त्रिशूल में शंख लिपि हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ललित सूरदेव में कौन सी लिपि आएगी? सिद्ध मात्र का लिपि आएगी। बागनाथ मंदिर में कुटिला लिपि आएगी। तो ये सारी लिपि वगैरह हमें ध्यान रखनी है और इस तरह के क्वेश्चन उत्तराखंड पूछ रहा है। इसके अलावा भाषा संस्कृत भाषा है और ये यहीं कार्तिकेयपुर, जो इनकी पुरानी राजधानी थी जोशीमठ, तो जोशीमठ को कार्तिकेयपुर कहा जाता था। इसी के आसपास ये स्थान है जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पांडुकेश्वर से 4 ताम्रपत्र, यही यहाँ पर पास में ही तपोवन, बद्रीनाथ, जोशीमठ, सुभिक्षपुर, इन सभी स्थानों से
कत्यूरियों के हमें क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य। अगला महत्वपूर्ण है देशट देव। देशट देव का भी अभिलेख यहीं कार्तिकेयपुर से मिला है, ये यही स्थान है और संस्कृत भाषा में है। इसमें भी 28 पंक्तियां हैं और इन्होंने ये जो अभिलेख है अपने शासन के 25वें वर्ष में जारी किया था। यहाँ पर अन्य कई स्थान हैं जहाँ से इनकी जानकारी मिल रही है, जैसे द्वाराहाट, कटारमल, जागेश्वर, बालेश्वर मंदिर, इन सभी स्थानों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम कत्यूरियों की राजधानी कहें तो पहली राजधानी जो इनकी है वो ज्योतिषमठ या जोशीमठ कार्तिकेयपुर मानी जाती है और इस स्थान को राजधानी बनाने वाले राजा हैं बसंत देव। तो ध्यान रखना है कि आदि पुरुष या पहले राजा अगर पूछे जाएंगे तो पहले राजा बसंत देव हैं। राजधानी किसने बनाई इस स्थान को, बसंत देव ने। उसके बाद सुभिक्षपुर, यहीं पर तपोवन करके एक स्थान है, ठीक है, ये स्थान है तपोवन। तो इस तपोवन स्थान को जब आप नक्शा देखेंगे चमोली का उसमें आपको मिल जाएगा, तपोवन का दूसरा नाम है सुभिक्षपुर। तो यहीं पर एक राजा है सुभिक्ष राज इन कत्यूरियों में, जिसने राजधानी किसको बनाया, सुभिक्षपुर को, जिसको आज की डेट में तपोवन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे राजधानी बाद में यहाँ पर कत्यूर घाटी में आ गई और ये जो राजधानी कत्यूर घाटी में बनाई ये नरसिंह देव के द्वारा बनाई गई है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो ये UKSSC है इस प्रश्न को भी पूछ चुका है, ठीक है। तो ये राजधानी परिवर्तन, ठीक है, कि हुई क्यों, इसके लिए अलग अलग यहाँ पर मत है। तो राजधानी परिवर्तन का एक कारण तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है ये भी बसंत देव ने बनाया था। तो यहाँ पर 3 मत निकल के आते हैं। पहला तो शैव और वैष्णव बोले दोनों मतभेद हो गए इसलिए, तो ये प्रमाणिक नहीं है। दूसरा, नरसिंह जो है भगवान विष्णु का अवतार है और ये किंवदंती है कि भगवान विष्णु एक बार ब्राह्मण के रूप में राजा के महल में आए और वहाँ पर, ठीक है, ब्राह्मण वेश में थे और भोजन करने के बाद वे राजा के पलंग पर सो गए। तो जब राजा वापस आया शिकार या बाहर से, तो उसने जब अपने पलंग पर एक अज्ञात व्यक्ति को देखा तो अपनी तलवार से प्रहार किया और उनकी भुजा पर घाव कर दिया। तो यहाँ पर भगवान का श्राप लगने के कारण उसने ये स्थान छोड़ दिया। तो ये भी एक मान्यता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं कही जा सकती। यहाँ पर तीसरा जो मत है वो है शिव प्रसाद डबराल का। शिव प्रसाद डबराल यहाँ पर राजधानी परिवर्तन का जो कारण बता रहे हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक लगता है। वो ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में बार बार हिमस्खलन हुआ करता था और हिमस्खलन के डर से ही उन्होंने इस स्थान से राजधानी परिवर्तन कर ली। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये कत्यूरी आखिर हैं कौन। यहाँ पर भी इतिहासकारों में मत विभाजन है। तो एक मत तो यह है कि शालीवाहन नामक एक सूर्यवंशी राजकुमार अयोध्या से कत्यूर घाटी में आया और उसने यहाँ पर अपने इस कत्यूर वंश की स्थापना की। क्योंकि कत्यूर घाटी में है इसलिए कत्यूरी कहा गया। तो यहाँ पर राजा का नाम मिल रहा है शालीवाहन। लेकिन इसी वंश का जो राजा हैं वो क्या कह रहे हैं, त्रिभुवन राजदेव क्या कह रहे हैं कि हमारे आदि पुरुष या हमारे पहले राजा कौन हैं, बसंत देव हैं। और ये जो मत वो कह रहे हैं वो बागेश्वर शिलालेख में। तो राजा का नाम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर शालीवाहन नहीं है, पहला राजा जो आपको लगाना है वो बसंत देव लगाना है। इसके बाद दूसरा है एटकिंसन। एटकिंसन क्या कह रहे हैं कि और एक नाम और मिलता है वासुदेव, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नाम मिलेंगे आपको, बसंत देव, वासुदेव और शालीवाहन। तो शालीवाहन नाम आपको नहीं लगाना है, बसंत देव लगाना है। ये जो नाम है वासुदेव ये जनश्रुति के अनुसार है, यानी लोक गाथाओं में ये नाम यहाँ पर मिलता है। अब इसमें हम देख लेते हैं एटकिंसन का मत। तो एटकिंसन क्या कह रहे हैं कि ये बसंत देव और वासुदेव 2 अलग अलग राजा नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। और ये अपने इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं जोशीमठ का वासुदेव मंदिर या नरसिंह मंदिर। तो ये जोशीमठ का वासुदेव या जो नरसिंह मंदिर है ये स्थान है चमोली में जोशीमठ और यह मंदिर इस वंश के संस्थापक बसंत देव के द्वारा बसाया गया था। इसके लिए एटकिंसन क्या कह रहे हैं कि ये जो कत्यूरी हैं ये अफगानिस्तान या पश्चिमी हिमालय के ढाल पर पाए जाने वाली कटोर नामक आयुधजीवी जनजाति या जाति है जो वहाँ से पलायन करके यहाँ बागेश्वर या मतलब इस कत्यूर घाटी में यहाँ पर आ गई थी। अगला महत्वपूर्ण मत है यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन का, जो क्या कह रहे हैं कि ये जो कत्यूरी हैं ये शक या कुषाण हैं। शक और कुषाण हूणों से पराजित होने के बाद यहाँ पर उत्तराखंड में आ गए थे।
तो ये शक राजा शालिवाहन और कत्यूरी राजा शालिवाहन दोनों को एक ही मान रहे हैं और अपने इस तथ्य के लिए जो इन्होंने कहा है कि ये शक हैं, इसके लिए ये प्रमाण दे रहे हैं बूटधारी सूर्य मंदिर। तो ये प्रश्न तो परीक्षा में पूछा गया है। ये बूटधारी सूर्य मंदिर कटारमल में है, बड़ादित्य सूर्य मंदिर द्वाराहाट, और बागेश्वर में बागनाथ का जो मंदिर है उसके ठीक सामने भी जो छोटा मंदिर है वो है बूटधारी सूर्य देवता का मंदिर है। तो राहुल साकृत्यायन का कहना है कि ये जो बूटधारी सूर्य मंदिर हैं जो कि कटारमल, बागनाथ या द्वाराहाट से मिले हैं, यह शकों की देन है। अर्थात जब भारत पर शकों का शासन था तो वह इस प्रकार के मंदिरों का या इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करवाया करते थे। अब देखते हैं शिवप्रसाद डबराल ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कत्यूरी हैं ये पाल शासक, पाल कहाँ के शासक थे, ये बंगाल के शासक थे और उनके साक्ष्य दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाल और कत्यूरी दोनों समकालीन हैं और पाल अभिलेखों के आधार पर ये कह रहे हैं कि ये खस हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कोल, किरात और खस यहाँ की जो जातियाँ थीं, तो ये शिवप्रसाद डबराल खसों को ही कत्यूरी बता रहे हैं। अब अगर यहाँ पर राजवंशों की बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पर 7 राजवंश और 14 राजाओं का नाम मिलता है। तो सबसे पहले जो वंश है वो बसंत देव का वंश कहलाता है। तो पहले शासक का नाम ध्यान रखना है और अंतिम राजा जो बिल्कुल लास्ट में था उसका नाम ध्यान रखना है वीरदेव। तो पहला वंश बसंत देव है, 7वां वंश यहाँ पर जो है उसका अंतिम राजा है वीरदेव। बसंत देव का उल्लेख राजा त्रिभुवन राजदेव के बागेश्वर अभिलेख से मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर या वासुदेव मंदिर इसी के द्वारा बनाया गया और राजधानी थी कार्तिकेयपुर। तो जनश्रुति में बसंत देव या वासुदेव ये जो 2 राजा हैं ये दोनों राजा एक ही हैं। पहला वंश बसंत देव हो चुका है, दूसरा खरपड़ देव। खरपड़ देव के वंश में 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है, पहला खरपड़ देव, दूसरा कल्याण राज और तीसरा त्रिभुवन राज। तो हम देख चुके हैं त्रिभुवन राज के विषय में कुछ विशेष तथ्य मिलते हैं। पहला तो ये कि इसने व्याघ्रेश्वर मंदिर यानी बागेश्वर के बागनाथ मंदिर को भूमिदान किया था। दूसरा, यहाँ जैसे कोल, किरात और हमने खस पढ़े थे तो इसने किसी किरात पुत्र के साथ संधि की है। और तीसरा, त्रिभुवन राज का बागेश्वर ये बागनाथ से एक शिलालेख मिला है जिसमें ये अपने कत्यूरी राजवंश के पहले आदि पुरुष या पहले राजा का नाम बता रही हैं बसंत देव। तीसरा इसमें राजवंश आता है राजनिंबर का जिसका उल्लेख बागेश्वर लेख में मिल रहा है और इसमें 4 राजा मिलते हैं, राजनिंबर, ईष्टगण, ललित सूर और भूदेव। तो बागेश्वर में राजा भूदेव का भी अभिलेख ये मिल रहा है और इसकी अगर लिपि पूछी जाएगी तो कुटिला लिपि बागनाथ मंदिर से। यहाँ पर इसकी जानकारी क्या मिल रही है कि नालंदा अभिलेख से भी जानकारी मिलती है और उस समय गौड़, गौड़ किसका पुराना नाम है, बंगाल का पुराना नाम है। तो गौड़ राजा के द्वारा यानी बंगाल के राजा जो धर्मपाल जिनका नाम है उन्होंने इस गढ़वाल तक के क्षेत्रफल पर आक्रमण किया और इसको जीता, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर एक त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। ये त्रिकोणात्मक संघर्ष 200 सालों तक चला जो कि राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और इन पाल राजाओं के मध्य था। तो यहाँ पर ये पाल राजा आक्रमण करते हुए कन्नौज को जीतते हुए अंत में ये गढ़वाल तक आ गए। चौथा वंश है सर्वादित्य, कुछ विशेष उपलब्धि नहीं है। 5वां है पाल वंश। तो पाल वंश की जानकारी वैद्यनाथ अभिलेख से मिलती है। तो ये जो पहले 3 वंश है ये इनके बहुत अच्छा जो इनका टाइम पीरियड है वहाँ का है जिसमें 300 साल और ये इनका अवनीति काल है। तो पाल वंश का उल्लेख वैद्यनाथ अभिलेख से मिलता है जिसमें राजा लखनपाल, त्रिभुवन पाल, रुद्रपाल और राजा उदयपाल का विवरण है। इसके बाद है क्राचल देव। क्राचल देव यह एक नेपाली राजा है। इनका उल्लेख यहाँ पर जोशीमठ के पास में गोपेश्वर है, चमोली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो क्राचल देव का एक 1123 ईस्वी का अभिलेख गोपेश्वर से मिला है। यह एक नेपाली आक्रांता या नेपाली आक्रमणकारी है। यह ढुलू का शासक था और नेपाल के मल्ल राजवंश से संबंधित था। तो जो गढ़वाल की जागर हैं, लोक गाथाएँ हैं, उसमें इसको कत्यूरी राजा कहा गया है। इसके अलावा अगला राजा अशोक चल मिलता है जिसका 1268 का एक त्रिशूल अभिलेख या त्रिशूल अभिलेख भी गोपेश्वर से प्राप्त हुआ है जिसकी शंख लिपि है। तो ये इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। अंतिम इसमें अगर हम राजवंश कहें तो अंतिम जो राजा है वो असंती देव का वंश है और इसकी भी जानकारी जोशीमठ से किताब मिली है हस्तलिखित गुरुपादक, तो वहाँ से जानकारी मिल रही है। और इस वंश का अगर अंतिम राजा पूछा जाएगा तो अंतिम राजा था इसका बीरम देव या ब्रह्मदेव, जिसे कत्यूरी जागरों में और लोक गाथाओं या कहानियों में एक अत्याचारी या निरंकुश शासक कहा गया है। रानी जिया रानी का जो संबंध है उसे जोड़ा जाता है। पिथौरा राजा
पिथौराशाही, जिनके नाम पर पिथौरागढ़ पड़ा है, उनकी रानी थी जिया रानी। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये जो स्थान है ये रानी बाग है, जहाँ पर जागर लगाए जाते हैं। जिया रानी के नाम पर इसको रानी बाग कहा गया है। और उसी समय घटना घटी थी 1398 में, जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और वो आक्रमण करते हुए हरिद्वार भी आया था। तो ये सब घटनाएं या जानकारी हमें लोक गाथाओं के माध्यम से भी मिल रही है। तो ये हमने अभी कत्यूरियों में के कुछ प्रमुख तथ्य, उनके राजवंश देखे। इसके बाद हम जो हमारा भाग 2 है उसमें हम कत्यूरियों की प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये भाग 1 समाप्त होता है और अगले वीडियो में हमारा भाग 2 कत्यूरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।